नाज़रीन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म किया है कि खतरा है, इसराइल के हमले का खतरा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की कुछ देर पहले स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं और उन्होंने कहा कि इस बात को हम कंफर्म कर रहे हैं कि खतरा है कि इसराइल हमला कर सकता है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है ना, हम ये जंग अगर हमारे पर मुसल्लत की जाती है, जो कि जंग हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मुसल्लत की जा रही है तो फिर हम उसको लड़ने के लिए और अपना दिफा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी राब्ता हुआ है, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो अब राब्ता हुआ है। पाकिस्तान का रोल भी अब जाहिर है कि बहुत ज्यादा सारी सूरत हाल में बढ़ गया और ईरान और पाकिस्तान जो है अब उनकी कॉन्टिन्यूसली जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है और रीजन के हवाले से ये सारी जो सूरत हाल उसमें डिस्कस हो रही है। अच्छा, अब इसी दरमियान जब इजरायली आर्मी चीफ का राब्ता हुआ है सेंटकॉम के जो कमांडर हैं उनके साथ, इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और हमें एक सरप्राइज अटैक की तैयारी की जरूरत है ईरान के हवाले से। इजरायली आर्मी चीफ सेंटकॉम कमांडर को कह रहा है कि ईरान के हवाले से सरप्राइज अटैक की तैयारी की इस वक्त जब जरूरत है। इस वक्त इजराइल जो है नाज़रीन, उसका पैटर्न यह है कि वो बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट कर रहा है। ईरान बहुत बड़ी ताकत बन गया है, ईरान हम पर हमला करने आ रहा है, ईरान इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, ईरान इतनी जंगी मशकें कर रहा है, वो अमेरिका के लिए खतरा है, वो वेस्ट के लिए खतरा है, वो हमारे लिए खतरा है और हमें इमीडिएट अटैक करना चाहिए। यानी वो चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके एक जस्टिफिकेशन बना रहा है ईरान पर हमला करने के हवाले से। पहले भी इजराइल का पैटर्न यही रहा है। यानी आप देखें, सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, दुनिया के लिए खतरा, फौरी हमले की जरूरत है। जो नेतन्याहू की कांग्रेस में स्पीच आपको याद होगी और रिकॉर्ड मौजूद है कि सद्दाम हुसैन को अगर तबाह कर दिया जाता है, इराक को तबाह कर दिया तो बड़े अच्छे नताज रीजन पर होंगे, दुनिया में बड़े अच्छे नताज होंगे। बशार अल असद बहुत बड़ा खतरा है, मुअम्मर कज़ाफी बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो यही पैटर्न रहा है। तो अब ईरान के खिलाफ जो पहला हमला हुआ वो भी यही था, ईरान न्यूक्लियर बनाने जा रहा है, ईरान परसों न्यूक्लियर बना लेगा तो हमला हुआ। हालांकि उस वक्त भी जो CIA थी उसकी अपनी रिपोर्ट थी जिसको ट्रम्प ने कहा मैं नहीं मानता, तो CIA ने कहा कि कोई ईरान फौरी न्यूक्लियर नहीं बना रहा है। तो ये एक पैटर्न है कि वो एग्जैजरेट करता है चीजों को और फिर वेस्ट को उसमें ड्रैग करता है, खासकर अमेरिका। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका इस जंग में ड्रैग होगा? अमेरिका खुशी के साथ जब उसमें ड्रैग होता है। इससे पहले अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उधर लैटिन अमेरिका में उन्होंने जंग छेड़ी हुई है, खुद अमेरिका के अंदर जो सेंटिमेंट है और एक डिक्लाइनिंग एम्पायर, वो अब इसमें ड्रैग होगा नहीं होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ईरान भरपूर तरीके से तैयार है। ईरान के साइबर अटैक जब इजराइल में बहुत बढ़ गए, आज रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के रिकॉर्ड लेवल के ऊपर साइबर अटैक्स इजराइल के अंदर हो रहे हैं और इजराइल के हाई ऑफिशियल्स, उनके कनेक्शन मेंबर्स, उनके जो है वो मिलिट्री के लोग, इंटेलिजेंस, तो बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर ईरान की इन्फिल्ट्रेशन जब वो इजराइल के अंदर हो चुकी है साइबर लेवल के ऊपर, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। जो वेनेजुएला की जंग है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है टू द हाईएस्ट लेवल, मतलब डेंजरस तरीन लेवल के ऊपर वो खराब हो रही है। अब यानी कि देखिए क्या खबर आ रही है, थर्ड ऑयल टैंकर जो है वो कब्जे में ले लिया गया है अमेरिका की जानिब से। यानी अगर कोई चीज रह गई है तो वो सिर्फ इतना है कि ऑफिशियली जंग डिक्लेयर कर दी जाए, बस ये ऑफिशियली जंग डिक्लेयर करना रह गया है, वगरना ऑन ग्राउंड एक जंग छिड़ चुकी है, नेवल ब्लॉकेड कर लिया गया है, तीसरा ऑयल टैंकर पकड़ लिया गया है। यानी वो तमाम इकदाम हो रहे हैं जिसमें किसी मुल्क को डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिविल वॉर की तरफ धकेला जाता है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाता है, मुल्क को एक अननोन फ्यूचर की तरफ और क्योस और क्राइसिस की तरफ धकेल दिया जाता है। किसी भी मुल्क के लिए इससे ज्यादा खौफनाक बात नहीं हो सकती। वो तमाम चीजें ऑन ग्राउंड हो रही हैं, इन सब का नतीजा ये सब निकल सकता है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो एक मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो पूरा मुल्क खाना जंगी और अनरेस्ट की तरफ जा सकता है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो सकती है, तो लिबिया जैसा हशर हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। किसी मुल्क के लिए इससे ज्यादा खौफनाक बात तो नहीं हो सकती। तो ऑन ग्राउंड होने वाले इकदाम ये सब नतीजा जब लेकर आ सकते हैं। तो कमी जो है वो सिर्फ ये है कि एक ऑफिशियली जंग डिक्लेयर कर दी जाए। तो अब तीसरा ऑयल टैंकर जो है वो वहां पर अमेरिका की जानिब से पकड़ लिया गया है। अब देखिए सूरत हाल खौफनाक किस तरह से है। हमने आपके सामने पहले भी रखा था कि टोटल 112 के करीब ये वेसल्स थी जो ऑयल को सप्लाई कर रही थी। जब अमेरिका से धमकियां आना शुरू हुई अक्टूबर के आखिर तक, तो ये ऑयल वेसल जो है वो अचानक 112 से पीछे 90 प्लस रह गई। ठीक है ना, मतलब 12-15 जो हैं वो लीव कर गई, पीछे 90 प्लस रह गई। अच्छा, अब उसके बाद जब नेवल ब्लॉकेड हुआ है, बकायदा ट्रम्प ने 4-5 दिन कबल जब नेवल ब्लॉकेड अनाउंस किया है, तो 10-15 और कम हो गई। यानी जो वेनेजुएला की तरफ जा नहीं रही कि आगे से अमेरिका पकड़ लेगा, तो 10-15 और कम हो गई। अच्छा, इसमें से
मतलब आप कह लें 80, एक राउंड फिगर हम कर लेंगे 80 के करीब पीछे वेसल्स रह गई हैं जो ऑयल सप्लाई कर रही हैं। तो उसमें से 34 जो हैं वो एक अमेरिकन कंपनी की हैं जिसको स्पेशल परमिट है कि वो ऑयल सप्लाई वेनेजुएला का कर सकता है, यानी जिसका कभी भी, वो अमेरिकन कंपनी है, कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट उसको कहती है कि वो अपनी ऑयल सप्लाई बंद करे। फिलहाल उसको क्यों ऑर्डर नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये जो अमेरिकन कंपनी है ये ऑयल अमेरिका एक्सपोर्ट कर रही है, यानी अमेरिका को ऑयल सप्लाई कर रही है वेनेजुएला से। तो अगर इस अमेरिकन कंपनी को रोक दिया जाता है तो अचानक अमेरिका में ऑयल जाना बंद हो जाएगा, जिसके नतीजे में इन्फ्लेशन हो जाएगी अमेरिका में। तो ये ट्रंप के लिए अच्छा नहीं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और नेगेटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है, नीचे से नीचे जा रही है। तो वेनेजुएला से जाने वाला ऑयल अचानक रुकेगा तो इन्फ्लेशन अमेरिका में ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए फिलहाल ट्रंप उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि किसी भी वक्त वो ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। जब छिड़ गई है तो 34 वो आप निकाल दें, पीछे कितने रह गए? उसमें से 3 उन्होंने पकड़ लिए हैं और उनका इसका मतलब बिल्कुल इरादा है कि वो 10-15 तो और पकड़ लेंगे, यानी वो पकड़ते चले जा रहे हैं। जो उनके रडार में आ रहा है वो अब किसी और को ट्रैक कर रहे होंगे। हो सकता है 2-4 घंटों में खबर आ जाए कि हम एक और अमेरिका ने पकड़ लिया है। तो 10-15 पकड़े गए तो ऑयल सप्लाई तो खत्म हो गई एक तरह से। अगर आपके पास 20-25 बच गए हैं तो आप क्या सप्लाई करेंगे उससे? तो ये बड़ा सीरियस तरीन लेवल के ऊपर यानी डिसरप्शन करने की जो वो कोशिश की जा रही है। अब चाइना इसमें किस हद तक हेल्प कर पाता है, रशिया किस हद तक हेल्प कर पाता है, और वेनेजुएला इस सूरत हाल से कैसे सरवाइव करके निकलता है। इसलिए तीर कमान से निकल चुका है। या अमेरिका अपने गोल्स अचीव करेगा या जो है वो वेनेजुएला अपने सोवरेनिटी को, अपने फ्यूचर को बचाने में कामयाब होगा। तो तीर कमान से जब निकल चुका है, यहां से वापसी कोई नहीं है। तीसरा ऑयल टैंकर, देखिए ये बहुत डेंजरस बात है। उधर यूक्रेन ऑयल टैंकर उसके ऊपर अटैक कर रहा है और करते करते वो मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच गया। ये ऑयल टैंकर जो है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि फौरी तौर पर रिप्लेस किए जा सकते हैं, और यानी इनको डिसरप्ट करना। आपको पता है अमेरिका का जैसे वो सिक्योरिटी, वो कहते हैं हम सिक्योरिटी करते हैं, दुनिया भर में जो मैरीटाइम रूट्स है उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अमेरिका की है। ये जो रेड सी में जाकर यमन के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, किस जवाब के तहत किया कि यमन जो है वो मैरीटाइम रूट्स को खराब कर रहा है, तो इसलिए हम जाकर नहीं। तो मैरीटाइम जो रूट्स हैं इसको, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अमेरिका एज्यूम करता है कि वो हमारी है, सो कॉल्ड। तो अब खुद अमेरिका उस मैरीटाइम सिक्योरिटी को निशाना बना रहा है, उस ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट कर रहा है। इसलिए ये मामला इंतहाई खराब तरीन सूरत हाल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अब वहां पर मतलब अभी 24-48 घंटे पहले एक और टैंकर पकड़ा गया, अभी उन्होंने तीसरा पकड़ लिया, पता चले थोड़ी देर बाद चौथा पकड़ लिया। फौज तो एक्टिव हो चुकी है पूरे कैरिबियन में, हर जगह वो देख रहे हैं कौन सा ऑयल टैंकर है। तो इसके नतीजे में जाहिर है कि बहुत सारी और जो वेसल्स हैं वो सप्लाई करना छोड़ जाएंगी, इसका असर पड़ सकता है ना। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम हो गया, तीर कमान से जब निकल गया। उधर यूक्रेन ने क्या किया है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में जो रशियन पोर्ट्स हैं वहां पर खड़ी हुई नेवल वेसल्स को निशाना बना दिया है। यह बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन है। रशियन नेवी और उनकी वेसल्स उसको यूक्रेनियन ड्रोन्स निशाना बना रहे हैं। जाहिर है ये यूरोप की मर्जी के बगैर और उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो यूरोप की स्ट्रेटजी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन रशिया को डैमेज करे, उसके एसेट्स को, उसके बम्बर्स को, उसके एयरक्राफ्ट्स को, उसकी नेवी को, उसकी ऑयल वेल्थ को, ठीक है ना। ये यूरोप कह चुका है कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, फिर उसको लड़वाया ही इसलिए जा रहा है कि रशिया डैमेज हो जाए, यूक्रेन अटैक करता रहे, उसकी ऑयल फैसिलिटीज तबाह हो, उसकी नेवी डैमेज हो, उसके एयरफोर्स डैमेज हो। तो सारा रशिया भी ये जानता है कि क्या करवाने की कोशिश की जा रही है। तो जो इस तरह कर यूक्रेन डैमेज करने की कोशिश करेगा तो उसका रद्दमल बहुत सख्त आएगा। वहां भी यानी मामला खराबी ही की तरफ है। और $105 बिलियन तो उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं साल 2627 के लिए। इसका मतलब वो भी नहीं रुक रही, और नहीं रुक रही तो अब किस नौयत की जंग होगी? अब इस नौयत की जंग होगी। मेडिटेरेनियन सी में ऑयल टैंकर्स, ब्लैक सी में बंदरगाहें, नेवी, एयरक्राफ्ट। तो ज़ाहिर रशिया का रद्दमल भी फिर किसी और नौयत का होगा। तो दुनिया और थाईलैंड के और कंबोडिया के दोबारा क्लैशेस जो वो अचानक से शुरू हो गए। तो ये तमाम सूरत हाल हम जरा आपके सामने रखते हैं। दरमियान में गजा है जो जहां से जियो पॉलिटिक्स निकलनी है, और गजा के लिए ना ही गारंटर्स कुछ कर पा रहे हैं, ना ही रीजन कुछ कर पा रहा है, और ना ही ओआईसी कुछ कर पा रहा है। और जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है वो सबके सामने है। वेस्ट जो है उसकी गवर्नमेंट्स कोई इजराइल के खिलाफ मीनिंगफुल इकदाम नहीं उठाएंगी, ये बात अब साबित हो गई है।
بلکہ آپ دیکھیے اسرائیل نے جو کانفرنس کروائی ویپن کے حوالے سے، ویپن ایگزیبیشن کے حوالے سے، تو جوک در جوک ویسٹرن ملک وہاں پر آئے اور انہوں نے وہ ویپن خریدے. حالانکہ یہ وہی ویپنز ہیں جو غزہ اور لیبنان اور آگے پیچھے استعمال ہو رہے تھے اور ویسٹرن ملک کنڈیم کر رہے تھے. وہی ویپن آ کر انہوں نے بہت شوق کے ساتھ جب وہ خریدے ہیں اسرائیل سے. حالانکہ وہ جو ایگزیبیشن ہو رہی تھی اس میں بہت سے جرنل نے یہ لکھا کہ اس ایگزیبیشن میں وہ باقاعدہ فوٹیجز ساتھ ساتھ چلائی جا رہی تھی کہ یہ ویپن کیسے غزہ میں استعمال ہو رہا ہے. کہ ویپن جو ہے اس کی آپ ایگزیبیشن کرتے ہیں نا کہ یہ ویپن کیا صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کی صلاحیت کہاں دکھائی جا رہی تھی؟ غزہ کی بلڈنگز کو نشان بناتے ہوئے فوٹیجز وہاں پر چل رہی تھی. بڑے شوق سے انہوں نے ویپنز خریدے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو پھر سارا جو ذمہ داری ہے وہ ریجن کے اوپر ہے. تو اور ریجن کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ آرام سے چلتا رہے گا. ریجن کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آتش فشان جو پک رہا ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا. تو مشرق سے لے کر مغرب آپ دیکھیں لیں، جاپان، تائیوان اور وہ سارے ایشوز کتنے خراب ہو رہے ہیں. تو مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا بہت ہی خرابی کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ کہ امن کی طرف. اچھا، درمیان میں اب یہ ہے ایران جنگ، جس کا اسرائیل سے جو خبریں ہیں حملہ ہونے جا رہا ہے، اور ابھی ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اچھا، ایران کی جو جنگ ہے ناظرین 21 سینچری کی جو بڑی جنگیں ہیں، مطلب اس جیسی کوئی جنگ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا جو عالمی جنگ ہوگی، بڑی طاقتیں ٹکرائیں گی. اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جنگیں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، افغانستان سے لے کر آل دیٹ. لیکن یہ جو جنگ ہے اس جیسی کوئی جنگ نہیں ہے. پوری دنیا کی نظر اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ پر، جہاں پر دو ایسے ملک ہیں یعنی جو پیورلی ایک آئیڈیولوجیکل کلیش ہمیں جہاں پر نظر آ رہا ہے، اور جس میں یعنی دو ملک ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، درمیان میں 3-4 کنٹریز ہیں، ان کی ایئر سپیس بند ہوتی ہے، ادھر سے جیٹ جاتے ہیں، ادھر سے میزائل آتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ ہے تو یوکرین میں فل سکیل انویژن ہے، یہاں کوئی فل سکیل انویژن تو نہیں ہے. میزائلز آپ نے تیار کرنے ہیں، اور آپ کی اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں اس جنگ کی، جس طرح سے یہ لڑی جا رہی ہے، مطلب اس پر کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے کہ اس کی کتنی زیادہ ڈائمینشنز ہیں. مطلب یہ اتنی عجب جنگ ہے کہ آپ اندازہ میں نہیں لگا سکتے. یعنی میزائل آپ نے تیار کرنے ہیں، کیسے ان کا ایڈوانس ڈیفنس سسٹم ہے اس میں سے کیسے پینیٹریٹ کریں گے، آپ نے الائنسز بنانے، آپ نے سینکشن سے کیسے نمٹنا ہے، ماڈرن وارفیئر میں کیسے انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر، ٹھیک ہے نا، آپ نے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلقات جب رکھنے ہیں. اسرائیل پورے ویسٹ میں لابینگ کر رہا ہے کہ حملے کی ضرورت ہے. ایران رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، ٹیکنالوجی لے رہا ہے، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ معاملات کو بہتر کر رہا ہے، ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ، مصر، ٹھیک ہے نا، آذربائیجان، تجارتی راستے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب ایک ہی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جنگ جاری ہے. وہ ان کو دیکھیں، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو تو قبول نہیں کرتے ہیں. ظاہر اسرائیل چونکہ کالونی ہے، اس لیے ایران اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہاں پر ایک ہی فلسطینی ریاست بنے گی. تو اسرائیل تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایگزسٹنس کو قبول ایران کی وہ نہیں کرتا. تو یعنی یہاں پر کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، اور پیورلی آئیڈیولوجیکل وار یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر ہے، کون سا ویپن استعمال ہو رہا ہے، کیسے وہ پرفارم کر رہا ہے، اور آج کی جو ماڈرن وار فیئر ہوں گی اس میں کیا کیا طریقے استعمال ہوں گے. یہ جو 12 دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں دنیا نے سیکھی ہیں کہ آپ کا ایئر ڈیفنس کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیسے پینیٹریٹ ہو سکتا ہے، ڈرونز کیا کام کر سکتے ہیں، میزلز کیا کام کر سکتے ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اسیسینیشنز ہو سکتی ہیں، ان اسیسینیشن سے کیسے نمٹنا ہے. یعنی اتنا کچھ ہے، اتنی ڈائمینشنز ہیں اس جنگ کی، اور پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس میں کون سا ویپن کس طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیسے وہ پرفارم کر رہا ہے، اور ماڈرن وار فیئر جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، ملکوں کو کس طرح اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ، یعنی 21 سینچری کی یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو اب ایران جو ہے وہ سائبر وارفیئر میں بہت آگے جا رہا ہے. اسرائیلی ڈیلی وارنز آف ایرانین سائبر اینڈ ڈیپننگ بریچز. اسرائیل کے اندر ایران ریکارڈ سطح کے اوپر سائبر اٹیکس میں بریچ کر چکا ہے. اسپائنیج کیسز ہو رہے ہیں. ریزنگ کوسچنز اباؤٹ دا افیکٹونیس اینڈ کوآرڈینیشن آف اسرائیل ڈیجیٹل سیکورٹی اپریٹس. اسرائیل کا جو سیکورٹی اپریٹس ہے، جو جس کو کہا جاتا ہے کہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا، جس پر اسرائیل کو بہت گھمنڈ ہے، وہ کوسچن ہو گیا کہ اس کے اندر بھی ایران گھس چکا ہے. ایران کے اندر انٹیلیجنس ایک آپ نہیں کر سکتے،
यानी जैसे उनके एयर डिफेंस में आप दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह इंटेलिजेंस में भी दाखिल नहीं हो सकते, इस तरह जो उनका साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसमें भी आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तीनों जगहों में, एयर डिफेंस से लेकर इंटेलिजेंस से लेकर साइबर, तीनों के अंदर ईरान पेनिट्रेट कर चुका है। और आज वो खुद अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं वाइडनिंग साइबर ब्रीचेस हो रही हैं, डिजिटल कैंपेन है ईरान की जानब से, सीरीज ऑफ हैकिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स के, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के, कनीसेट जो मेंबर्स हैं यानी उनके पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, ब्रॉडर साइबर ऑपरेशंस स्टिल अनफोल्डिंग, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल मीडिया, मिनिस्टर्स, कनीसेट मेंबर्स, पॉलिटिकल फिगर्स एंड अदर ऑफिशियल्स, सबको जो है वो अभी रिसेंटली जो इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसके फोन तक को ईरानियन हैकर्स ने जो हैक कर लिया। और पता ये चल रहा है कि इन तमाम ऑफिशियल्स के फोन्स के अंदर जो एप्लीकेशंस थी उनके जरिए ईरान ने जो है वो एक्सेस किया है, वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्रोमाइज थी, इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो रही हैं। तो हो सकता है और डिटेल सामने आए कि ईरान ने और कहां से डाटा जो है वो निकाल लिया है। तो अब ये सूरत हाल है, ठीक है ना, यानी ईरान। अच्छा, अब उधर इजराइल जो है वो बहुत एग्जैजरेशन कर रहा है, ईरान से हमें ये खतरा है, ईरान से ये है, और इस एग्जैजरेशन के थ्रू वो अमेरिका को ड्रैग करने जा रहा है, ठीक है ना। अब अमेरिका इसमें ड्रैग होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका पहले तो खुशी से ड्रैग होता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, साल 2026 इलेक्शंस का साल है फॉर इजराइल एंड फॉर ट्रम्प, मिड टर्म इलेक्शन वहां पर होने हैं। नेतन्याहू ये समझता है कि अगर ईरान को वो डिफीट कर देता है तो फिर उसकी जीत इलेक्शन में पक्की है। अच्छा, यहां पर इलेक्शन इजराइल में जो अक्टूबर के अंदर कहीं जाकर होंगे, लेकिन वहां पर यह है कि अर्ली इलेक्शंस भी हो सकते हैं, यानी मई जून के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसलिए नेतन्याहू ये चाहेगा कि जनवरी फरवरी तक जो है वो जंग छेड़कर ईरान को तबाह कर दिया जाए। अच्छा, यह बात भी साबित हो गई है कि 10-12 दिनों में की जंग में ईरान को ये मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकते। लंबी जंग करना होगी तो लंबी जंग कैसे करेंगे। उधर ट्रंप जो है, उधर भी मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, तो ट्रंप इस जंग को लंबा नहीं खींच सकता। ट्रंप ने चीजों को वाइंड अप करना है ताकि इलेक्शन से 4-5 माह पहले तक वो मतलब जंगे वंगे जरा वाइंड अप करे और इलेक्शंस। तो इसलिए अगले 1-2 महीने क्रूशल हैं, अगले हफ्ते जो वो क्रूशल हैं। तो यानी ये इलेक्शन भी मैटर करेगा, उस अंदाज में भी चीजें वो प्लान कर रहे हैं। नेतन्याहू चाह रहा है कि ये जंग हो और इसमें ईरान को डिफीट हो ताकि वो इलेक्शन में फातेह होकर सामने आए। अब ये देखिए जो आज रिपोर्ट सामने आ रही है कि फैंटम थ्रेट्स इजराइल ईरान नैरेटिव द पुश ऑफ यूएस बैकिंग। यानी फैंटम थ्रेट्स क्या होते हैं? एग्जैजरेटेड, वो रियल थ्रेट्स नहीं होते। अब जैसे ईरान की तैयारी है लेकिन वो सारी डिफेंसिव तैयारी है। ईरान इजराइल पर हमला नहीं करने जा रहा है, ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट किसी को भी नहीं है। उसकी सारी प्रिपरेशन इसलिए है कि उस पर हमला होने जा रहा है। इजराइल इसको दूसरे अंदाज में पोर्ट्रे कर रहा है वेस्ट के अंदर कि ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रखता हूं। इजरायली ऑफिशियल ने यूएस को वार्न किया कि ईरान की जो मिसाइल एक्सरसाइजेस हो रही हैं ये पोटेंशियल थ्रेट है और हमें इस पर जब हमला करना चाहिए फौरी तौर पर। ईरानियन मिसाइल एक्सरसाइजेस जो हैं ये प्रोटेक्ट हो सकता है इजराइल की तरफ से हमले का। मैं इसको जवाब बना करके ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब इजरायली जो आर्मी चीफ है उसका सेंटकॉम के साथ राब्ता हुआ है कि हमें क्लोजर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रखना चाहिए फॉर अ सरप्राइज अटैक, फॉर पोटेंशियल सरप्राइज अटैक। देखना कितनी डेंजरस बात है। तो ईरान के पर्सपेक्टिव से उनकी जो सारी तैयारी है वो डिफेंसिव है और प्रिकॉशनरी है कि एहतियात के हमला हो सकता है, इसलिए वो तो डिफेंस में कर रहे हैं। और हालांकि इजराइल की जानब से अनप्रोवोक्ड और कंसिस्टेंट एक्सरसाइजेज जारी हैं। जून से लेकर अभी दिसंबर तक मुसलसल हर महीने और महीने में 2-2, 3-3 मरतबा उनकी एक्सरसाइजेज हुई हैं। लेकिन ईरान ने जो 2-4 एक्सरसाइजेज कर दी हैं उसको वो खतरा बनाकर कह रहे हैं कि हमला होना चाहिए। ईरान डिफेंसिव ड्रिल्स, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजरायली मीडिया ने कहा कि मल्टीपल ड्रिल्स हुई हैं ईरान की और फ्रेमिंग देम इन जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरानियन प्रिपरेशन फॉर अटैक्स ऑन इजरायली टारगेट। वो इसको फ्रेम कर रहे हैं कि ये जो ईरान एक्सरसाइजेज कर रहा है ये इजराइल पर हमला लॉन्च करने जा रहा है। ईरान पहल करने जा रहा है इजराइल पर हमले की। ये पिछले 24-48 घंटों से डिबेट इधर उन्होंने चला दिया कि ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है। अब ये आप अंदाजा करें, यानी वेस्ट को वो ये कन्वे करना शुरू हो गए। अच्छा जी, ईरान ने जो रीसेंट ड्रिल्स की गल्फ ऑफ ओमान के अंदर और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च किए, प्रेसिजन टारगेट सेट किए। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ईरान ने एक और चीज टेस्ट की है। वो क्या? ईरान ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं और क्रूज मिसाइल जो हैं वो ग्राउंड बेस नेवल एसेट से फायर किए। यानी उन्होंने एक ऐसे सिनेरियो की तैयारी की है कि अगर उनकी जो बंदरगाहें हैं वहां पर जो उनके नेवल एसेट्स हैं, जाहिर है जो नेवल एसेट्स तो बंदरगाहों पर ही होते हैं ना,
تو جو ان کی بندرگاہیں ہیں, جو کوسٹل لائن کے اوپر ان کے ڈیفنس ایسٹس ہیں, انہوں نے ایزیوم کیا ہے کہ وہ سارے ڈسٹرائے ہو گئے یا وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں کہ وہاں سے لانچنگ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے ایرانین مین لینڈ سے گراؤنڈ بیس نیول ایسٹ سے میزائل فائر کیے کہ اگر بندرگاہوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور یہ ایسٹس ہمارے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں تو مین لینڈ ایران سے گراؤنڈ بیس نیول ایسٹ سے انہوں نے بلسٹک اور جو کروز میزائلز ہیں وہ فائر کر کے ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم کیا گلف میں, اسٹریٹ آف ہرمز میں, گلف آف عمان میں وہاں تک میزائل ہٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا کامیاب تجربہ انہوں نے کیا ہے. پھر ایران کے بھی ریسنٹلی جو ایس سی او کے ساتھ جو ایکسرسائزز ہوئی ہیں, اس کو اسرائیل بتا رہا ہے ویسٹ کو یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے کہ وہ سارے تیاری کر رہے ہیں. اب یہ ڈیٹیل جو سامنے آئی ہے بڑی حیران کن ہے کہ اسرائیل کی ایکسرسائزز کس لیول کی ہو رہی ہیں. الزام وہ ایران پر لگا رہا ہے کہ یہ ایکسرسائزز کر رہا ہے اور حملہ کرنے, ایکسرسائزز اور باقی تمام چیزیں. تو اسرائیل کی کس لیول کی ایکسرسائزز کر رہا ہے؟ اسرائیل ریپیٹڈ ملٹری ایسکلیشن اینڈ ایکسرسائزز. آپ ذرا سنتے جائیے گا. جون کے بعد ہر مہینے اور مہینے میں کئی مرتبہ اس نے ایکسرسائزز کی ہیں. اگست 10 اور 12 کو اس نے میجر ایکسرسائزز کی. پھر ناردرن کمانڈ بارڈر ایکسرسائز ہوئی اکتوبر 19 کو. پھر 5 ڈے انہوں نے گلیلی کے اوپر جو وہ ڈرلز کی اکتوبر 22 سے 26 تک. ایک اکتوبر 19 کو ہوئی, پھر اکتوبر 22 اور 26 کو ہوئی. پھر سرپرائز جنرل سٹاف ایکسرسائزز ہوئی سچ ایز دا شیلڈ اینڈ اسٹرینتھ نومبر 23 اور 25 کو. پھر 2 ڈے سنیپ ڈرلز ہوئی 24 اور 25 نومبر کو. پھر ہائی انٹینسٹی نیول ایکسرسائزز انہوں نے کی 5th فلیٹ کے ساتھ دسمبر 17 اور 11 کو. پھر ابھی انہوں نے بلیک سینڈز ایکسرسائزز کی دسمبر 19 کو. ابھی 3 روز قبل انہوں نے پھر ایکسرسائزز کی ہیں, اور جس میں کو ڈیولپ جو ٹیکنالوجیز ہیں یو ای ویز کو یعنی ڈرونز کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, یعنی امریکہ کے ساتھ کو پروڈیوس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ انہوں نے ابھی بلیک سینڈ ایکسرسائزز جو بھی دسمبر 19 کو ہوئی ہیں ابھی 3 روز قبل, امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ڈرونز کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جوائنٹ ٹیکنالوجی جو انہوں نے پروڈیوس کی ہیں ان کو ٹیسٹ کیا. تو ان کی مسلسل ڈرلز ہو رہی ہیں, ان کے حملے, ان کی ڈرلز اور ان کا سارا پیٹرن. اور پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی مسلسل سیز فائر کی وائلیشنز, کئی ملکوں کے اوپر اٹیک, لیبنان پر قبضہ, شام پر قبضہ, مسلسل وہاں پر حملے, وائلیشنز, کراس بارڈر ان کی اسالٹس, ملٹی فرنٹ میزل سینیریوز, یہ سارے وہ کر رہا ہے لیکن خطرہ بھی اسی اسرائیل کو ہے. الٹا الزام وہ ایران کے اوپر لگا رہا ہے. تو یہ بڑا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. اب امریکہ اس میں جو کہ ہمیشہ خوشی سے آتا ہے اس دفعہ آئے گا, اور آئے گا یا نہیں آئے گا, اور آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, اور اگر نہیں آئے گا تو اسرائیل کا پھر برکس کیا نکلے گا. اور خود اسرائیلی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلا جو راؤنڈ ہے وہ بڑا کمپلیکس اور ڈیفیکلٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جنگ چھیڑی تھی نا, تو پھر اسرائیلی نے سیز فائر کیا. کیوں سیز فائر کیا جب جنگ ہی چھیڑی؟ برکس نکلانا تب سیز فائر کرنا پڑا. تو جب اتنا ہی ایران کو تباہ کرنے کا شوق ہے تو سیز فائر کیوں کیا؟ تو بات ہے نا, اس لیے ان کے منصوبے ہیں لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں, اور لیکن دنیا کی نظریں ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ یہ مستقبل طے کرے گی. لیبنان میں اسرائیلی ڈرونز اٹیکس ہوئے ہیں. سیریا میں ملٹیپل ایریاز میں انہوں نے انکرجنز کی ہیں. اب سیریا میں صورتحال خراب ہے, ولیجز میں وہ داخل ہو رہے ہیں, گھروں کو چیک کر رہے ہیں, چیک پوائنٹس قائم کرتے ہیں, شام کے لوگوں کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. بڑی خوفناک بات ہے. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا ریزیوم بارڈر کلیشز بیفور ٹاکس. ادھر کلیشز پھر شروع ہو گئے. یو ایس آؤٹ ٹو سیز 3rd وینزویلا آئل ٹینکر ان 1 ویک. یہ ایک ہی ویک میں دوسرا واقعہ ہے کہ انہوں نے آئل ٹینکر پکڑا ہے, اور پہلے چائنا کا بھی انہوں نے آئل ٹینکر پکڑا. اور یوکرینین ڈرونز ڈیمیج رشین ویسلز پورٹ فیسلٹیز. رشیا کی 2 نیول ویسل جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. یہ رشیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا تھریٹ ہے. ان کے اس طرح سے ایسٹس ڈیمیج ہو رہے ہیں اور ویسٹ اسی لیے یوکرین کو لڑوا رہا ہے. معاملات بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور خراب نظر آ رہے ہیں. ایران کی جنگ اس خطے کے لیے بڑی خوفناک جنگ ہوگی, اور چونکہ او آئی سی کا ایک ملک ہے جو ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو وہ جھکانا چاہتے ہیں. ریجن کیا اس میں کوئی وزڈم کی بات کرے گا یا پھر وہی خاموشی اختیار رکھے گا؟ ایران کی ڈسٹرکشن میں ریجن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر اس سے ہٹ کر وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ان کا فائدہ ہے تو یہ ایک ہسٹوریکل مسٹیک ہوگی جس کے بہت لمبے کانسیکوینسز ہوں گے. ایران کی ڈسٹرکشن میں ان کا فائدہ نہیں ہے. اسرائیل کو روکنے میں ہی اسٹیبلٹی ہے, پیس ہے اور پراسپیرٹی ہے. اسرائیل کو مزید باقی ملکوں پر چھوڑ دینے میں یعنی کہ اس کو بے لگام کرنے میں
کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کیا یعنی دنیا آپ دیکھیں نا کیا سینیریو کیا ہے دنیا کا، بے رحمی کی انتہا ہے، اور رولز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔